सुनी है, पढ़ी है, बोले खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल थी साहब, लड़े वो खूब। कहीं न कहीं इतिहासकारों ने तुलनात्मक रूप से ये भी कहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई इस संघर्ष में अकेले पड़ गई। अकेले अपने आप पड़ गए यार। सतारा का साथ इन्होंने नहीं दिया, संबलपुर का इन्होंने नहीं दिया, जैतपुर का नहीं दिया, बघाट का नहीं दिया, तो आपका कौन देगा? महारानी लक्ष्मीबाई भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए, भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ रहे थे। जबकि यहां जब अपन ये चीजें देखते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। यदि लॉर्ड डलहौजी उस समय ये नियम झांसी पे लागू नहीं करता और ये कह देता कि रानी जी कोई दिक्कत नहीं है, गोद निषेध नीति झांसी को छोड़कर पूरे भारतवर्ष पर लगेगी, तो क्या रानी लक्ष्मीबाई लॉर्ड डलहौजी से विवाद करते? कतई नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा चाहिए। लॉर्ड डलहौजी का क्लियर टारगेट था, पैसे ले आओ, कुछ भी करवा लो, चाहे कोई काम करवा लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आना चाहिए। अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? 1848 में एक नियम, एक अधिनियम, एक कानून पारित किया। ये कानून था गोद निषेध नीति। गोद निषेध, इसके और नाम देखें तो ये व्यपगत कानून और हड़प नीति। किसी न किसी प्रकार से उन रियासतों को अपने अधीन करना, हड़प नीति। गोद निषेध, व्यपगत और हड़प, ये तीनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, तीनों एक ही टाइम में लागू हुए 1848। किया क्या, थे क्या? लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम बनाया, बोले साहब देखो इतने दिन तो खुले खेल लिए, कोई दिक्कत नहीं, अब यदि किसी राजा की मृत्यु संतान के अभाव में होती है, यदि कोई राजा निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर जाता है, उस अभाव में उसके परिजन यानी रानी, पिता, माता, वो उस रियासत को आगे चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकते। समझे बात? कि भाई यदि कोई राजा अल्पायु में खत्म हो जाता है, उसके संतान नहीं हुई, और इस अभाव में संतान नहीं हुई तो घर वालों को एक चाहिए वंशज जो उस रियासत को आगे कंटिन्यू रख सके। इस कंडीशन में लॉर्ड डलहौजी ने कहा, बोले नहीं, इतने दिन आप और गोद ले लेकर अपनी रियासतों को आगे बढ़ाते आए हो, अब से ये सिस्टम बंद किया जाए, आप गोद नहीं ले सकते। और इस गोद निषेध नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, सबसे पहली रियासत 1848, संबलपुर व जैतपुर 1849, बघाट 1850, झांसी 1853 और नागपुर 1854। इन रियासतों का धीरे धीरे विलय करना प्रारंभ कर दिया, किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में। सतारा को इसने ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया, संबलपुर और जैतपुर को मिला लिया, बघाट हिमाचल प्रदेश की एक रियासत थी, इसे इसने मिला लिया, झांसी को इसने ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय किया, और नागपुर। देखो झांसी 1853 में हो रही है विलय, और यहां एक कंडीशन हमें पढ़ाई गई, हमें बताई गई, हालांकि अब अपन इस लेवल पे हैं कि हमें तुलनात्मक एनालिसिस करना पड़ेगा। 1853 में विवाद हो रहा है किस किस के बीच? महारानी लक्ष्मीबाई और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अपन ये चीज देखते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए, भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ रहे थे। जबकि यहां जब अपन ये चीजें देखते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। यदि लॉर्ड डलहौजी उस समय ये नियम झांसी पे लागू नहीं करता
और ये कह देता कि रानी जी कोई दिक्कत नहीं है, गोद निषेध नीति झांसी को छोड़कर पूरे भारतवर्ष पर लगेगी, तो क्या रानी लक्ष्मीबाई लॉर्ड डलहौजी से विवाद करते? कतई नहीं करते, ये विवाद नहीं होता। तो इसका मतलब अपन ये समझें कि रानी लक्ष्मीबाई को केवल और केवल किसकी आजादी चाहिए थी? झांसी। वो अपनी एक सेपरेट रियासत से ताल्लुक रखते थे। उनका टारगेट भारत, संपूर्ण भारतवर्ष से अंग्रेजों को बाहर निकालना नहीं था, जबकि उनका टारगेट था झांसी से अंग्रेजों को बाहर निकालने का। यदि इनके मन में विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ होता, कंप्लीट अंग्रेजों के खिलाफ कि साहब बाहर निकालना है, तो ये सतारा का साथ देते, संबलपुर जैतपुर का साथ देते, बाघाट का साथ देते। इस समय भी क्रांति कर सकते थे और ये तीनों चारों रियासतें एक होकर और झांसी की सहायता करती। अपन ने एक बात सुनी है, पढ़ी है, बोले खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल थी साहब, लड़े वो खूब। कहीं न कहीं इतिहासकारों ने तुलनात्मक रूप से ये भी कहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई इस संघर्ष में अकेले पड़ गए। अकेले अपने आप पड़ गए यार। सतारा का साथ इन्होंने नहीं दिया, संबलपुर का इन्होंने नहीं दिया, जैतपुर का नहीं दिया, बाघाट का नहीं दिया, तो आपका कौन देगा? झांसी का साथ कौन देगा? ये कई तुलनात्मक जो मुद्दे थे वो आज हमें इस लेवल पर आकर पढ़ने पड़े। खैर जो भी हुआ, नागपुर का अधिग्रहण कर लिया।